Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो यूपी पीजीटी कॉमर्स जो कंडक्ट हुआ था 2019 में और आपका 2020 का में निकल चुका है और 2021 में मतलब 2021 में श्योरली आपके लिए कंडक्ट हो जाएगा। एग्जाम की सभी तैयारी कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, तो उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपके डिटेल में जानेंगे, हम अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे। थोड़ा स्पीड में कराऊंगी लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द, जो हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, गोल्स होते हैं, रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव? तो इसके अंदर स्टाफिंग तो दे नहीं रखा, लेकिन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ द लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इनटू द रीजनल ग्रुप्स डील्स विद, एक ऐसा डिवीजन बना देना लेबर्स का, उनको उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, सो दैट वो अपना वर्क अच्छे से कर पाए, जो उनको जो भी उनका जॉब है उसको अच्छे से काम कर पाए और उनको उसी के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके जॉब के अकॉर्डिंग उनको मटेरियल रिसोर्सेज भी दे देना। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। मींस वो पर्टिकुलर वर्क के अंदर स्पेशलाइज्ड है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3. Number of principles of the management as a laid down by the Henry Fayol. Henry Fayol ने मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल दिए थे? काफी लड्डू क्वेश्चन है, दैट इज 14. नाउ फॉर द एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आर, जो हमारे कोऑर्डिनेशन होता है मैनेजमेंट में, उसका एलिमेंट क्या क्या होते हैं? ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन पर्पस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या है? ये सभी इसके सभी पॉजिटिव है। एज यू कैन सी, यहाँ कुछ भी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट ये कोऑर्डिनेशन के सभी एलिमेंट्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अपना रीड आउट कर लीजिएगा और थोड़ा मैं स्पीड में करा रही हूँ, लेकिन आप पॉज करके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रीड आउट कीजिए सो दैट आप एनालाइज कर पाए किस तरह के क्वेश्चंस आप आने वाले आपके एग्जाम में उसके अंदर फेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड, जो बिजनेस है उसका इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? व्यवसाय के आर्थिक प्रवेश में सम्मिलित है इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये तीनों ही पॉजिटिव हैं और ये तीनों ही इंक्लूड किए जाते हैं किसी भी बिजनेस के एनवायरमेंट में। नाउ 6th, मैनेजरियल स्किल इंक्लूड्स, किसी भी मैनेजर के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। नाउ द टेक्निकल स्किल, डायग्नोस्टिक स्किल, पॉलिटिकल स्किल, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। प्रबंधकीय कौशल में मतलब जो मैनेजर वर्क होता है उसके अंदर हमें कैसे कैसे कौशल की रिक्वायरमेंट होगी किसी मैनेजर को, तो ये सभी उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नाउ द 7, डैश इज द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू लिंक द एक्शंस ऑफ इट्स सब यूनिट्स इनटू अ कंसिस्टेंट पैटर्न। क्वेश्चन में पूछ रहा है कुछ ऐसा सेट, किसका? मैकेनिज्म का एक ऐसा सेट जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्शंस होते हैं उनको लिंक करता है, कोऑर्डिनेट करके चलता है। मतलब लिंक करने का मतलब ऑब्वियस सी बात, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना? तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मैकेनिज्म होता है जो जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सबको लिंक करता है, तो कोऑर्डिनेशन उसका एक फंक्शन है। नाउ 8th, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होंगे ये आपको। आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन मिलते जुलते लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ऑलमोस्ट सेम
ऑलमोस्ट जितने भी सेम है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, आपको इन्हीं में से घुमा के आपको मिल जाएंगे, तो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आपके लिए। चलिए हम 8th क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। हेनरी फ्योल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इनटू, जो हमारे हेनरी फ्योल थे जिन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे 14, वो कहता है उन्होंने उन एक्टिविटीज को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था। तो एज हियर 6 ग्रुप्स थे, हम उनको देख लेते कौन कौन से थे। टेक्निकल एक्टिविटीज थे जिसके अंदर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडेप्टेशन आ रही थी। कमर्शियल एक्टिविटीज थी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी, सिक्योरिटी एंड एक्टिविटीज थी, अकाउंटिंग एंड देन मैनेजरियल। तो यहाँ पे आप रीड आउट कर लीजिए कि कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया था कि भाई सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन होनी चाहिए प्रॉपर्टीज की, अकाउंटिंग में स्टॉक टेकिंग बैलेंस शीट बनती है। ये अलग अलग फंक्शंस है, एक्टिविटीज है, किसी भी पर्टिकुलर जो फंक्शन कर रहे हैं उनके अंदर अलग फर्दर जो सब फंक्शन आते हैं वो क्या क्या है उन एक्टिविटीज के अंदर, वो दे रखे हैं। नाउ द 9th क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, जो हमारी कॉस्ट काउंटिंग होती है उसके अंदर कॉस्ट निकालते हैं, उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं, मैनेजरियल, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, ये सभी होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। नाउ द नेक्स्ट 10th, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, जो हमारे मैनेजमेंट के रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके अंदर कंट्रोल रिपोर्ट होती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो किसका पार्ट होती है, तो किसका पार्ट होती है, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट और ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं। वो एक तरह से कंट्रोल रिपोर्ट भी होती है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसे इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और साथ में भाई जो हमारी रिपोर्ट्स है वो कहां कहां जाएंगी, किन मतलब उनको कंट्रोल भी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। नाउ 11th, अमाउंट सेट असाइड टू मीट द लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स। देखिए हमारी अकाउंटिंग में क्या होता है, कोई भी बिजनेस जब अपने अकाउंट बनाता है तो उसके अंदर अगर ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में जो उनके क्रेडिटर्स हैं वो अगर इन केस डेटर्स हैं वो पैसा नहीं देंगे, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, पहले से प्रोविजन बना लेते हैं कि भाई हमारे डेटर बैड भी हो सकते हैं इन केस, तो उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं कि असाइड क्या करते हैं, कुछ पैसे कुछ अमाउंट साइड रख लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 12th, इफ द प्रपोज डिविडेंड इज 20%, कह रहा है जो हमारा प्रपोज डिविडेंड हमने रखा है 20% रखा है, किसका, परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। कहते हैं हमने डिविडेंड दिया 20% और कह रहा है हमें कितना अमाउंट प्रॉफिट का कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना होगा रिजर्व में। भाई आने वाले टाइम में मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आपको डिविडेंड देना है और प्रपोज कर दिया 20%, तो कंपनी क्या करती है, पहले से ही अपना रिजर्व बना लेती है कि भाई आने वाले टाइम में उनको क्या बनाना है, प्रॉफिट का डिविडेंड देना है, तो कितना परसेंटेज रिजर्व में डालेंगे। तो इसकी एक बार टेबल दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरह की होती है। कंपनीज एक्ट रूल है 1975 के अकॉर्डिंग डिविडेंड का परसेंटेज दे रखा कुछ इस तरह से होता है, अगर मोर देन 10 और 12.5 के बीच में हो तो उसका प्रॉफिट का 2.5 रखना पड़ता है। मोर देन 12.5 मतलब 12.5 और किसके बीच में, 15% के बीच में हो तो नॉट लेस देन 5%, मतलब एटलीस्ट 5% तक उनको रखना पड़ेगा रिजर्व में, और अगर 15 से 20 के बीच में है तो 7.5% तक अपना प्रॉफिट उनको रिजर्व में डालना पड़ेगा। अगर वो मोर देन 20% है तो 10% का उन्होंने, मतलब इससे ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन लेस देन नहीं होना चाहिए 10% के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो 20% डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं तो उनको कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 7.5%। नाउ द नेक्स्ट इज 13th, स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक अपीयर हो रहा है तो अब उसका क्या कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, P&L अकाउंट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो अपीयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस में तो हमें उसको किस में दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। यहां पे देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज इट मींस द परचेज हैज बीन रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट स्टॉक, क्योंकि एट द एंड ऑफ पीरियड हमारे पास कुछ स्टॉक बच जाता है, ठीक है, और वो किस में दिखाई दे रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। तो उसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओके, कहां पे, उसके करंट एसेट साइड में, लेकिन उसको अब ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत
नहीं है। अगर ये बाहर दिखाई दे रहा होता है दोनों साइड में, आपको स्टॉक में भी दिखाई या बैलेंस शीट में भी दिखाई देना पड़ता, ट्रीटमेंट करते हैं इसका और साथ में इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इसका ऑलरेडी हो चुका है, तो हम कहाँ पे दिखाएंगे इसको? ओनली बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नाउ द नेक्स्ट 14th, on the admission of a new partner, if the partners decided to record change in the value of the assets and liabilities in the books but not in the accounts the firm prepares. I am repeating the question. Question is saying कि अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है और पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि भाई वो रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं, मतलब जितनी भी उनके एसेट में और लायबिलिटीज में जो चेंज आ रही है उसको रिकॉर्ड तो करना चाहते हैं, लेकिन अकाउंट्स में नहीं। किसके अंदर? लेकिन अकाउंट्स में नहीं दिखाना चाहते वो, मतलब अकाउंट्स में नहीं दिखाना चाहते लेकिन बुक्स में वो दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? तो क्या कहेंगे? मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा उनको। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर वो अपने अकाउंट्स में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, केवल बुक्स में करना चाहते हैं। तो नाउ द 15th question is asking, as per the rule of Garner versus Murray, the deficiency of the insolvent partner is shared by the solvent partners in their. Question is asking कि जो हमारा रूल था, एक केस हुआ था गार्नर और मर्रे का, सभी बच्चों को पता होगा, अकाउंट्स के बच्चे सभी जानते हैं। एक जब डेफिशिएंसी होती किसकी वजह से? इंसोल्वेंट पार्टनर की वजह से। अब इंसोल्वेंट जो पार्टनर है वो तो दे नहीं सकता, अब वो जो सोल्वेंट पार्टनर है वो उसका जितनी भी लायबिलिटीज बनती है उसको बेयर करेंगे। तो कहते हैं किस रेशियो में बेयर करेंगे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा उसका? कैपिटल रेशियो में, जितनी उन्होंने कैपिटल लगा रखी उसी रेशियो में वो बेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, किसने दिया था? पैसियोली ने दिया था। तो कह रहा है इसका प्रिंसिपल क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है, डायरेक्ट हम आंसर करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। काफी लड्डू क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इन चीजों को आप लर्न कर लीजिए। और अकाउंटिंग के अगर आपको बेसिक क्वेश्चन जानने तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने एमसीक्यूज के थ्रू समझा रखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत अच्छे रहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के भी हैं और अकाउंटिंग के भी हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी आपको मिलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी आपको मिलेंगे। तो आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगी आपको टीजीटी पीजीटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 17th, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड्स एंड रेंट शुड बी। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है इंटरेस्ट दे रही है किसके ऊपर, सॉरी इनकम टैक्स दे रही है किसके ऊपर? इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे। तो आपको क्या करेगी? तो देखिए उसके लिए तो क्या होगा, एक तरह से एक्सपेंसेस हो गए। तो क्या करेंगे? डेबिट साइड, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ही एक्सपेंसेस जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। नाउ द 18th, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज नोन एज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी उसमें पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, आप डीएसएस भी ले लीजिए, केवीएस, एनवीएस, जितने भी उठाएंगे आप, टीजीटी में, इवन सभी में, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं ऑलमोस्ट उनमें सभी में आ रहा है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो पोर्शन किसका? अनकॉल्ड अमाउंट कैपिटल का, जो केवल वाइंडिंग के टाइम में ही कंपनी मंगवाती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब होती है, रिजर्व कैपिटल होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? रिजर्व कैपिटल केवल और केवल कब बुलाई जाती है? उस कंपनी के वाइंडिंग टाइम पर, अदरवाइज कभी नहीं मंगवाई जाती। नाउ 19th, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज। मान लीजिए किसी फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिसोल्व कर रहे हैं, उसको वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई ऐसी लायबिलिटीज रह गई जो पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी, अब उसका क्या करेंगे? उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? और एकदम से अपीयर हो गई हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब क्योंकि जब डिसोल्यूशन करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे? हम उसके डेबिट साइड में इसको शो करेंगे, क्योंकि अदर जो अकाउंट्स थे वो तो हमने क्लोज कर दिए, है ना, तो केवल एक रियलाइजेशन अकाउंट है वही ओपन होगा, तो डेबिट साइड में उसको दिखाया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन कैलकुलेशन द नेट प्रॉफिट ऑफ, मान लीजिए कैलकुलेशन 1 नेट प्रॉफिट का कितना? 15 लाख का,
ऑफ द पीरियड, एक फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट हमारा 15 लाख का, 20,000 रुपए के प्रॉफिट ऑन द सेल, और क्या हुआ, एक कंपनी को 20,000 रुपए के प्रॉफिट हुआ किसी असेट को सेल करके, उन्होंने असेट थी उनकी कोई भी, उसको सेल किया, उससे प्रॉफिट मिला उसको 20,000 का, और वैसे नेटवर्थ उनका जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है 15 लाख का निकल रहे हैं, और डेप्रिसिएशन बता रहे हैं 10,000 रुपए के, हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन किया गया। इन दिस केस फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमें डायरेक्ट आपको एक बार इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से देखिए, आपका नेट इनकम होती है, ठीक है, जैसे आपको नेट प्रॉफिट बताया, नेट इनकम होती है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको तो आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस लॉसेज ऑन द सेल, अगर आपको लॉस हुआ उसको भी ऐड करना पड़ेगा, और लेस क्या करेंगे, गेन ऑन द सेल ऑफ द, अगर कोई आपको असेट करके सेल मतलब प्रॉफिट हुआ है उसको लेस कर देंगे, और इंटरेस्ट इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम आई है उसको भी लेस कर देंगे। तो हमने देखा डेप्रिसिएशन कितना था हमारा 10,000 का, इसको तो हमें लेस करना पड़ेगा, और हमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ था 20,000 का किसी एसेट को सेल करके। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो 15 लाख थे इसके अंदर हम 10,000 तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लेस कर देंगे 20,000 जो प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह से उनका आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 21, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर, जो हमारी शेयर प्रीमियम मनी होती है, मान लीजिए कोई शेयर की अमाउंट थी 10 रुपीज की, और उसको मतलब 2 रुपए के प्रीमियम पर उसको इश्यू किया गया, मतलब हो सकता है 12 रुपए में वो किया, पार वैल्यू उसकी 10 है, और उसको 2 रुपए के प्रीमियम पर उसको इश्यू किया गया। तो जो शेयर प्रीमियम अमाउंट आया है वो कहाँ पे यूज हो सकता है, क्या पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे कर सकते हैं उसकी, बिल्कुल नहीं। राइटिंग ऑफ गुडविल, नहीं भाई। इश्यू द बोनस शेयर, हम बोनस शेयर है, रिडेम्पशन करना है, तो हम उस केस में हम उनको यूज कर सकते हैं। तो अंडरराइटर फी वहां पे भी हो सकता है, या फिर इश्यूइंग द बोनस शेयर यहाँ पे यूज किया जा सकता है। नाउ द 22nd प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट दे रखी है 16,000, एक प्राइम कॉस्ट है 16,000 दे रखी है, मटेरियल दे रखा है इज 60% ऑफ द लेबर, लेबर का 60% दे रखा मटेरियल। अब लेबर बतानी है हमें, लेबर क्या रहेगी, तो हमें लेबर जो चीज निकालनी है उसी को मान लेते हैं। हमें मान लीजिए लेबर दे रखी है एक्स, ठीक है, हमारे पास लेबर एक्स है, और इस एक्स का इस लेबर का 60% मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, मतलब एक्स का ही 60% क्या है हमारे पास, मटेरियल है। इन दोनों को मिला के जो हमारी लेबर होती है, ये लेबर है, ये मटेरियल है, ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनती है, हमारी प्राइम कॉस्ट बनती है, जो कितनी दे रखी है 16,000 दे रखी है, क्या बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो इस केस में जब हम निकालते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, डायरेक्ट बताऊं, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इस तरह से हम करेंगे, तो ये तो x हुआ, ये कितना बना 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16,000। ओके, नाउ इनको सोल्व करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे, 100 प्लस 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू 16,000। सोल्व करना आई होप आपको आता होगा। नाउ अब आप कैसे करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे x आना चाहिए, यस, ये 100x प्लस 60x, तो यहाँ पे बन गया हमारा 160x, और जो ये 100 है ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 16,000 अपॉन 100, जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये यहाँ पे तो 160 और ये इधर चला गया, तो अब क्या बना हमारा, इसको सोल्व करेंगे, सॉरी ये नीचे था, ये तो ऊपर चला गया, 100 तो इधर, और ये 160 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 16,000 ये चला गया आपका 100 पर डायरेक्ट, तो कितने बन गए हमारे 10,000। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 23, एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इज हु फॉलो, जो हमारा साधारणतः निवासी होता है वो कौन होता है, मतलब कौन सी कंडीशन वो क्लियर कर लेगा कि उसको हम एक तरह से ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक क्वेश्चन है इनकम टैक्स का कि जो हमारी बहुत बेसिक कंडीशन होती है और एडिशनल कंडीशन, दोनों को अगर वो क्लियर कर लेता है तो वो एक रेजिडेंट होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ठीक है।
नाउ द 24th, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम अगर हमसे कोई हो रही है तो उसमें क्या कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जा सकता है? इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ क्रॉप, आपने क्रॉप सेल की, उससे इनकम जो हुई, जो हमारे किसान लोग करते हैं, फार्मर्स, यस, उससे होगी। इनकम फ्रॉम द प्रिपेयरिंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेलेबल, यस। इनकम फ्रॉम द गार्डनिंग, गार्डनिंग से भी जो भी इनकम होगी वो किसमें इंक्लूड होगी? एग्रीकल्चर इनकम में। नाउ द राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। 25th, which among the following is not a technique of business forecasting, जो हम बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं इसके अंदर कौन सी टेक्निक नहीं है? तो उसके अंदर हमारी आती है ट्रेंड एनालिसिस भी आती है और टाइम सीरीज भी आती है, रिग्रेशन भी आती है, लेकिन कोरिलेशन एनालिसिस हमारी बिजनेस के फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं करती है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। नाउ द 26, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट आर यूजफुल फॉर, जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, बिजनेस एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाता है अपने खुद के यूज के लिए, तो कौन कौन उसको यूज कर सकता है? तो भाई उनको कोई भी बिजनेस का कोई भी डिपार्टमेंट उसको यूज कर सकता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हो, फंक्शनल हो या ऑपरेटर्स हो। मतलब अगर बिजनेस के लिए ही रिपोर्ट बना रही, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, तो कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। नाउ 27, एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो उस केस के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या किसके बराबर होगा? तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के, और वहीं पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इससे फर्दर अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन से ऊपर अगर हमें कुछ भी मिल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी, ठीक है। नाउ 28, द पर्सन हु bears a risk to produce goods or services to earn profit is called, एक ऐसा पर्सन जो रिस्क भी बेयर करता है और उसके बाद वो क्या करता है? प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको क्या कहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जो रिस्क लेता है, उसके पास कोई आइडिया होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं हमारे बिजनेस में, बिजनेस लैंग्वेज में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, एजुकेशन सेस ऑफ 3% इज पेबल ऑन, जो हमारी एजुकेशन सेस होती है किसके ऊपर पेबल होती है? वो हमारी किसके ऊपर? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 4% हो चुकी है डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान पे देखिएगा, इन केस आपके उसमें भी आ सकता है, ये करंट अफेयर्स में भी। चलिए 30th, इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स दैट आर, जो हमारे इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं, ठीक है, वो क्या बताती हैं? कॉम्बिनेशन बताती है टू गुड्स का। ये किस तरह की गुड्स होती हैं? तो वो क्या होती है? हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 31st, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अनसर्टेन इट इंप्लाइज दैट, कहता जो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? अनसर्टेन है। तो इसके रीजन क्या है? कि भाई उन दोनों में नेगेटिव है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। ओके, क्या होगा? -1। अनसर्टेन है तो -1, अगर उनके बीच में रिलेशन तो +1, कुछ रिलेशन ही नहीं है तो क्या है? 0। नाउ 32, वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन व्हाइल स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन, कहता इनमें से क्या स्टडी, इनमें से किसी की भी स्टडी करेंगे तो हमारा कोरिलेशन क्या होगा? नेगेटिव होना चाहिए। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भाई इन दोनों में रिलेशन हमारा होगा, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के अंदर नेगेटिव नहीं रहेगा। किसकी स्टडी करने पर? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर की स्टडी करेंगे तब, प्राइस एंड डिमांड की, या सेल्स और एंड प्रॉफिट की? तो राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे फ्रेंड्स? बी। जब प्राइस और डिमांड, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। नाउ 33, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 है तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो डायरेक्ट मैं आपको फिगर पे लेकर चलती हूँ। कह रहा है यहाँ पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इधर दे रखी है y एक्सिस पे और यूनिट कंज्यूम कर रखे इधर x एक्सिस पे, और कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो उस केस के अंदर टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्या होगी? मैक्सिमम। फाइन, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे विदाउट एनी कंफ्यूजन मैं डायरेक्ट बताती हूँ, यहाँ पे आंसर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। नाउ द 34th,
विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, इनमें से बिजनेस साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है। जो हमारे बिजनेस साइकिल कुछ इस तरह से होती है, तो इनमें से कौन सा है। क्या बूम पे जाती है, बिल्कुल बूम पे जाती है। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी आता है। रिकवरी, रिकवरी भी हो जाती है, अगर अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो हो सकता है ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे आ जाए, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। 35th, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द पीवी रेशियो। हमें पीवी रेशियो मतलब बताना है। हमें कुछ डाटा दे रखा है, 2017 का दे रखा है, 2018 का दे रखा है, जिसमें सेल्स दे रखी, प्रॉफिट दे रखी है। सेल हमें 2017-18 की दे रखी है और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो इसके अंदर इस केस के अंदर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा भाई, पीवी रेशियो निकालना है। तो दोनों में चेंज इन द प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल, चेंज इन सेल्स। तो हम देख सकते हैं कि 2017 से 2018 के अंदर प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है, 5000 से 10,000 हो रहा है, तो मतलब ज्यादा हो रहा है। तो 5000 का चेंज है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेल उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, 50,000 से 75,000 हो रही है, 50,000 से 75,000, मतलब 25,000 का इसमें चेंज आ रहा है। और हमें क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है। तो 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो निकाल लिया हमने परसेंटेज में। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, मतलब इसको कट करेंगे तो 20% आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। नाउ द नेक्स्ट 36, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। हमें क्लासिफिकेशन करना स्टूडेंट्स का कॉलेज के 2 कैटेगरीज के अंदर, रूरल और अर्बन एरिया से। भाई हमें मान लीजिए हम किसी कॉलेज किसी क्लास में है, स्टूडेंट्स को क्या करना, क्लासिफाई कर दिया किसके अकॉर्डिंग, भाई रूरल एरिया से कौन आता है, अर्बन एरिया से कौन आता है। तो किस तरह का क्वालिफिकेशन है, नहीं सॉरी क्लासिफिकेशन है। तो माय डिफरेंस, इसको हम क्या करें, ज्योग्राफिकल, मतलब कि लोकेशन के अकॉर्डिंग। कुछ लोग गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, कुछ लोग हो सकता है अर्बन सिटीज से आते हैं, तो उनको उनके ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जा रहा है। नाउ 37, if in a year the gross fiscal deficit, गवर्नमेंट का ग्रोस फिस्कल डेफिसिट दे रखा है 3 लाख करोड़ का, रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है 1,50,000 करोड़ का, एंड इंटरेस्ट पेबल, और हमें उनको इंटरेस्ट कितना पे करना है 80,000 करोड़ का, देन द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट पूछा है कितना होगा। तो प्राइमरी डेफिसिट के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें 2 डाटा दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो हमें पता चल जाएगा भाई ये हमारा प्राइमरी, ये तो हमें मतलब सरकार को ये तो बेयर करना ही करना पड़ेगा। तो ये तरह से प्राइमरी क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो कितना दे रखा हमें 3 लाख करोड़ तो हमें दे रखे हैं फिस्कल डेफिसिट, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है 80,000 करोड़ का। तो राइट ऑप्शन, इसमें हम जब इसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी आएगा, 2,20,000। ठीक है, ओके। नाउ 38, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। हमारे अकाउंटिंग के अंदर एक सिस्टम होता है कि ट्रांसैक्शन को ड्यूल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो किस तरह का, हमको उसको क्या कहते हैं, कैसा सिस्टम है वो, क्या वो डबल अकाउंट सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री या नन। तो डबल एंट्री सिस्टम है। काफी लड्डू क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नाउ 39, according to the money measurement concept, which among the following will be recorded in the books of account of the business। कह रहा है जो हमारी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, ठीक है, हम क्या करते हैं, ओनली जो मनी मेजरमेंट मनी जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हीं को ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट बुक में। तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से किसको रिकॉर्ड किया जा सकता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, भाई मनी मेजरमेंट हम इसको हेल्थ कैसे बता सकते हैं किसी मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट गुड्स, इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वैल्यू ऑफ द प्लांट वो तो हमें किस में मिलेगी, मनी में मिलेगी, तो इसको मेजर किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। नाउ 40, बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाई, इंटरनेशनल ट्रेड का हमारा ये एलिमेंट है, टॉपिक है यहाँ पे। तो बिल ऑफ लेडिंग इशूड बाय, कौन इशू करता है, तो ये कौन करती है, शिपिंग कंपनी हमें क्या करती है, इशू करती है बिल ऑफ लेडिंग। नाउ 41, प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन शेयर
इन शेयर्स और डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड ओनली बाय। जो प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है पब्लिक के अंदर, किसके लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, शेयर इशू कर रही है, डिबेंचर इशू करती है, पब्लिक में वो इशू कर देती है क्या? प्रोस्पेक्टस। तो इसको कौन कर सकता है? क्या पब्लिक कंपनी कर सकती है? बिल्कुल करती है। प्राइवेट नहीं भाई, वो रिस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे, ये प्राइवेट जो कंपनी होती है पब्लिक में इशू नहीं कर पाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? पब्लिक कंपनी इसको इशू कर सकती है। 41 नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय। जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? तो एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड से और प्रोडक्शन मेथड से, या तीनों से। तो तीनों ही मेथड से किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। नाउ next question is 43. In the long run the cost and output relationship depends on। जब बात होती है लॉन्ग रन की तो कोस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप कैसा होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, जो शॉर्ट रन के अंदर कोई भी बिजनेस होते हैं वो अपने इनपुट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। जो उनके पास है अवेलेबल उसी के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके पास टाइम होता है तो वो अपने इनपुट भी इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी रिटर्न टू द स्केल, की किस स्केल पे वो काम कर रहा है। मतलब उनका रिलेशनशिप किस पे काम करता है? कॉस्ट और आउटपुट का रिटर्न टू द स्केल। अब उसके कितना उन्होंने लॉन्ग रन में कितना आउटपुट निकाला है, कितना कम किया है, ज्यादा किया, कितने यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको रिलेशन को बताता है। नाउ द 44 theory that supply creates its own demand and therefore full employment is a natural situation is concerned with। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी थ्योरी सप्लाई की, जो मतलब एक ऐसी थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की जिसमें कहा गया है कि सप्लाई है ना खुद अपने डिमांड को क्या करती है? क्रिएट करती है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी कंसर्न करती है। तो कैसा लॉ, कौन सा लॉ कह रहा है? ये कहता है हमारा इकोनॉमिक्स का सेज लॉ। इसको एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। सेज लॉ क्या कहते हैं? मान लीजिए एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लेमनेड बना रहा है, मतलब नींबू का पानी बना रहा है। ठीक है, इसने यहाँ से कमाई की कुछ भी, ओके XYZ, यहाँ से इसने पैसे किए। अब इसके पास जो पैसा आया उससे क्या किया? इसके पास यहाँ पे पैसा आ गया एज यू कैन सी। अब ये डिमांड इंक्रीज करेगा, मतलब इसके पास तो पैसे, देखो आपके पास अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पास पैसा आता है, प्रॉफिट आता है, चाहे आप सब्जी बेच रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई रेहड़ी कुछ भी कर रखा है आपने XYZ, ठीक है, तो आप वहां पे आपको पैसा कमाया, घर के लिए आप सामान खरीदोगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो आप डायरेक्टली क्या कहोगे? उस जो आपके पास अर्निंग आई है उसको आप आगे इन्वेस्ट करोगे फर्दर। ठीक है, आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे ये जो भाई साहब हैं टॉम, इनकी देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पीकर्स हैं, गेम्स हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो गई क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। तो कह रहा है जो सप्लाई होती है वो क्या करती है? क्रिएट करती है खुद डिमांड को मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये सेल्स लो कहता है। फाइन। और ये हाँ, ये किसने दिया था? कोई मिस्टर सेल्स थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, नाउ 47 अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी employment deviations from the state of full employment are off। कहता क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, डेविएशन आ जाती है उसके अंदर। तो किस केस में आती है? क्या परमानेंट नेचर होता है इसका? तो डेविएशन अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट में, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डेविएशन आती है तो क्या वो परमानेंट रहती है या प्योरली टेम्परेरी होती है, इमेजिनरी होती है, नॉर्मल सिचुएशन होती है? तो माय डिफरेंस एक नॉर्मल सिचुएशन से ऐसा कभी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है, वो क्या होती है? सामान्य स्थिति होती है। 46 in which sampling the entire population is segmented into mutual exclusive groups। जब मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है और उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे में, उस सैम्पलिंग को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? कोटा सैम्पलिंग। नाउ 47 द सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू। हमारा सैम्पलिंग एरर है वो किसका प्रोपोर्शन होता है? तो माय डिफरेंस वो सैंपल साइज पर डिपेंड करता है। मान लो जितना सैंपल साइज बड़ा होता है एरर उतना ही कम होता है, सैंपल साइज जितना छोटा होगा एरर आने के उतने ही चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सैंपल साइज पर डिपेंड करता है। फाइन। 48 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड। कहता है इनमें से
एक फोरकास्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है, बिजनेस फोरकास्टिंग मेथड्स में कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर हम किस पे काम करते हैं, मतलब वो जो रिजल्ट निकलता है, जो हम एनालाइज करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, वो किसके बेस पे करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस पर या पास्ट के जो भी हमारा डाटा होता है जो कलेक्टेड कर रखा है हमने उसके बेस पर। तो कौन सा होता है डिफरेंस, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, क्योंकि हम हमारे जितने पिछले जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जो हमने रिकॉर्ड कर रखे थे पर ईयर, जो हमारे पास डाटा था, उसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्ट करते हैं अपनी मार्केट को, तो उसको कहते हैं टाइम सीरीज फोरकास्ट। नाउ 49, a report that accumulates information about entire organization and serves the interest of outsider as well as good। एक ऐसी रिपोर्ट जो accumulate करती है जितना पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को, मतलब एक रिपोर्ट बना दी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, सारे जितने डिपार्ट्स हैं उनकी सभी की एक अक्यूमुलेटेड एक रिपोर्ट है, ठीक है। और ये किसको, मतलब किसको भी दे रही है, इसमें किसका भी इंटरेस्ट है, आउटसाइडर्स को भी हेल्पफुल है ये, मतलब इनको भी रिपोर्ट किया जा सकता है, ये देख सकते हैं। तो कौन सी किस तरह की रिपोर्ट है ये, तो माय डिफरेंस क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, ऑप्शन सी। 50, द बैलेंस ऑफ द ट्रेड वाज फेवरेबल टू इंडिया इन, जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो किस ईयर के अंदर फेवरेबल रहा है, अदरवाइज हमेशा अनफेवरेबल ही जाता है। तो कौन सा ईयर था, अकॉर्डिंग टू डाटा जो हमारा 1972 से 1973 और 1976 से 77, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो पॉजिटिव था। Now the next question is 51. On admission of new partner, any increase in the value of building is credited to। मान लीजिए कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर कोई न्यू पार्टनर आ गया और इसकी वजह से जो एसेट थी हमारी बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उसको कैसे क्रेडिट करेंगे। तो माय डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है, कोई नया पार्टनर आता है तो क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, उसको किस में दिखाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, इसको किस में क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 52, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट काउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माय डिफरेंस मेन ऑब्जेक्टिव इसका किससे डायरेक्ट रिलेशन पे है, ये ऑब्जेक्टिव तो ये सब भी हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से चाहे उनको किसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए, उनको प्राइस ही, आपको किसी प्रोडक्ट का या सर्विस के प्राइस ही डिसाइड करना है, फिक्स करना है, तो वो भी कौन करता है, उसी डाटा से, मतलब जो उन्होंने कॉस्ट काउंटिंग लगाई है, जो इंफॉर्मेशन उनके पास आई है उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, इफ अ शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड, मान लीजिए कोई शेयर था 10 रुपए का, उसके ऊपर 8 रुपए मंगवाए गए, 6 इज पेड, और मतलब 10 रुपए के शेयर पे 8 मंगवाए, 6 मिले, और उनको क्या किया, क्योंकि उनको कॉल किया होगा, उन्होंने पेमेंट नहीं की होगी, तो उस केस में उनको कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, जब्त कर लिया। द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू, तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाएगा। तो माय डिफरेंस, जब हम कोई कॉल मंगवाते हैं, ठीक है, कोई कॉल की जाती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब उनको कैंसिल कर रहे हैं, मान लीजिए अब उनको कैंसिल करेंगे, जब्त करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर कैपिटल थी, अकाउंट था हमारा, उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो अब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो उसके अंदर कौन सा जाएगा, क्या जाएगा, उसके अंदर वो जाएगा जो उनसे मंगवाया गया था, ठीक है, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 रुपीज, उनसे 8 रुपए, शेयर होल्डर से उसे 8 रुपीज मंगवाए थे और उसको अब कैंसिल कर दिया, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द 54, द यूज ऑफ लिफो मेथड, लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इज सुटेबल विद व्हेन प्राइस आर, इन केस जब लास्ट जो प्रोडक्ट लास्ट में आता है और फर्स्ट उसको निकाल देते हैं सेल के लिए, तो वो उस टाइम में कब ये मेथड यूजफुल होता है, सुटेबल रहता है। तो माय डिफरेंस, जब मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है, उस केस के अंदर इस मेथड को यूज करते हैं। 55, the maximum number of the partner in the case of an ordinary partnership firm should not exceed, जब मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फर्म है, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। तो माय डिफरेंस, ये कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 कंपनीज एक्ट 1956, पार्टनरशिप फॉर अ बैंकिंग बिजनेस नोट मोर देन 10, मतलब बैंकिंग में तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, और हमें यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप के लिए पूछा है तो यहाँ पे आएगा 20। नाउ द 56, द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी टू बी क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज। कह रहा है जो हमारी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है जो होती है, स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं, तो हमारी 3 तरह की होती है, एक लार्ज होती है, एक मीडियम होती है और एक स्मॉल स्केल की होती है। तो स्मॉल स्केल के अंदर मतलब मिनिमम लिमिट क्या होती है इन्वेस्टमेंट करने की, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 5th। इसका एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सॉरी। एंटरप्राइज एलिजिबिलिटी मैक्रो होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है। तो मैक्रो में वो तो बहुत छोटी हो गई, मैक्रो में क्या होती है लेस देन 25, और स्मॉल इंडस्ट्री एज यू कैन सी हियर 25 लाख से 5 करोड़ तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टर्नओवर क्या माना जाना चाहिए भाई, इसको हम छोटी कम मानेंगे, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री कम मानेंगे जब उसकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख के बीच में, 25 और 5 करोड़ के बीच में है, और 10 लाख से 2 करोड़ का इसका टर्नओवर आ रहा है, तो ये स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री मानी जाती है, फर्म मानी जाती है। ठीक है। नाउ 57, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय, जो हमारे इंडिया में सेंसस होता है वो कौन कंडक्ट करता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा माय डिफरेंस, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसको कंडक्ट करता है। नाउ 58, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं रिपोर्टिंग के, उनके जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, रिपोर्टिंग के जनरल प्रिंसिपल होता है कंपैरिजन करना, कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस, राइट ऑप्शन होगा डी। 59, एक बार यहाँ पे है 59, यस, द ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड इज कॉल्ड, एक ऐसी ड्यूटी किस पे इम्पोज की जाती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, तो किस तरह की ड्यूटी होती है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं भी मंगवाती थी कुछ सामान बाहर से, तो मेरे भी यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट दिस। तो जो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज लगती हैं उसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी बोली जाती है। नाउ 60, द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, लिक्विडिटी का सबसे प्रिसाइज जो इजीली कोई भी इन्वेस्टर है या फिर कंपनी का पर्सन है, एम्प्लॉय है, कोई भी इजीली यूज कर सकता है, तो वो कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा रेशियो होता है, तो उसको कहते हैं हम क्विक रेशियो, और इसको हम एक बार लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशियो भी बोलते हैं। नाउ 61, which among the following is not an element of staffing process, जो हम स्टाफिंग प्रोसेस करते हैं उसके अंदर जो भी स्टाफिंग में किया जाता है उसके अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट उसका नहीं है, तो एक बार स्टाफिंग के यहाँ पे देख लीजिए। स्टाफिंग में हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन किया जाता है कंपनी के द्वारा, प्लेसमेंट करती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करती है, रेम्यूनरेशन भी देती हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया जाता है और ट्रांसफर प्रमोशन भी होता है, लेकिन इसमें पैरोल मैनेजमेंट इसका पार्ट नहीं होता है स्टाफिंग का, तो राइट ऑप्शन क्या होगा सी। 62, which one of the following indicates satisfies both time reversal and factor reversal test, कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा टेस्ट है जो दोनों को ही क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, किस किस को, टाइम रिवर्सल को भी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी, तो वो कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, वो है फिशर्स इंडेक्स नंबर, जो इन फिशर्स इंडेक्स नंबर है, इसका नाम इरविन फिशर भी है, एक बार मैं देख लेती हूँ, आई थिंक मैंने इसका हाँ ये डाला हुआ है, यहाँ पे देखिए फिशर इंडेक्स नंबर, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, और माय डियर फ्रेंड्स इन्होंने जो ये लास्ट पेयर है और पास्चे इंडेक्स, इन दोनों ने अलग अलग इंडेक्स दिए थे, इन दोनों का बीच का जो दिया था ज्योमेट्रिक मीन लगा के वो इन्होंने फिशर्स ने दिया था, और इसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेस पेयर का भी और जो हमारे पास्चे हैं इनका भी, मतलब दोनों का मिक्स करके इन्होंने फिशर्स इंडेक्स नंबर दिया था। किसने दिया था, ये इरविन फिशर ने, कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे देखिए जो हमारा फिशर इंडेक्स नंबर है ऑब्टेन किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है और इसको हम कहते हैं फिशर्स आइडल इंडेक्स। ओके, geometric mean is useful in averaging percentage and the ratios. Index number indicates percentage change and the Fisher's index number is geometric mean between the Pasture or Pasture index number, less pair और Pasture का बीच का है, ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के इसने ये दिया था। Now 63, the major goals for the most organization are, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका मेन गोल क्या होता है, तो देखिए सभी गोल होते हैं, लेकिन जो मेन होता है मतलब पॉजिटिव यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा सोसाइटल
पर्सनल और आउटपुट, मतलब ये तीनों, सामाजिक, निजी और उत्पादन, ये तीनों ही गोल होते हैं। 64 क्वेश्चन इज आस्किंग अ मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ यूनिट्स कंसर्न। भाई जो हमारे लाइन और स्टाफ के यूनिट्स होती हैं, मतलब स्टाफ होता है और लाइन के जो भी जितने भी वो होते हैं, ये हमारी लाइन स्ट्रक्चर होती है। तो कैसे बना रही पता नहीं, जो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो हमारे क्या होता है, फ्लो होता है रिपोर्टिंग का और ऑर्डर्स का। तो उसमें कहते हैं दोनों में क्या, एक स्टाफ होता है एक लाइन होता है, उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, उनमें क्या किस चीज का डिफरेंस है, उनमें डिस्टिंक्शन आता है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ईच अलाउड टू यूटिलाइज, मतलब कौन कितना यूटिलाइज करता है उसको रिसोर्सेज को, उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसे डिफरेंशिएट किया जाता है इससे इसको। नाउ द 65 कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट, जो हमारा कंट्रोल होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, मेजरिंग रिजल्ट, एस्टेब्लिशिंग गोल्स और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोल में सभी आते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सॉरी सिलेक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स, कंट्रोल किसमें करता है, ये सभी तो होते हैं लेकिन क्या नहीं होता, यहाँ पे बट पूछा मतलब नोट की बात कर रहा है, ये तीनों तो होते हैं, मेजरिंग करता है रिजल्ट को, एस्टेब्लिशिंग करता है गोल्स को, टेकिंग करता है करेक्टिव एक्शन को, लेकिन क्या नहीं करता, ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्ट नहीं करता कंट्रोल में, इसका पार्ट नहीं है मींस ये। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेजेस ऑफ द गुड्स आर मेड ऑन द क्रेडिट, कह रहा है किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस केस के अंदर अगर हमने परचेज किए, किसी कंपनी ने परचेज किए गुड्स को, अकाउंट विल बी डेबिट इफ द परचेज ऑफ द गुड्स आर मेड ऑन द क्रेडिट, और किस पे परचेज की है, ये क्रेडिट के ऊपर परचेज की है। तो डेफिनेटली परचेज का नेचर क्या है, हमारा डेबिट ही होता है, परचेज को हम क्रेडिट अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट साइड में, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। 67 द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट ये। तो क्या होता है, वो हमारा पार्टनरशिप डीड होती है, रिटर्न में होती है। वैसे तो पार्टनरशिप फॉर्म कोई भी विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड भी क्या किया जा सकता है, फॉर्म हो सकती है, लेकिन अगर ये हो जाती है तो कुछ उनको बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 68 रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिटन स्टेटमेंट दे रखी है अपने पर्पसेस की, तो उसको क्या कहते हैं, उसका मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिशन स्टेटमेंट। नाउ द 69 द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द वर्क यूनिट्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। हम डिवीजन कर रहे हैं किसका, लेबर का, किस पे बेस पर, फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स, जो उनको वर्क यूनिट दे रखी है उसके ऊपर में, और साथ में उनके ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ग्रुप बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो माय डिफरेंस को क्या 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 कहते हैं, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन करना। ठीक है, उनको श्रम का कैसे, भाई एक तो मैनेजर होता है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर मान लीजिए उसके नीचे लगा दिया, फिर उसके नीचे फोरमैन लगा दिए, इस तरह से जो उनका काम का जो विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होता है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन। 70 the set of mechanism used to keep actions and outputs within predetermined limits is called। भाई ऐसा मैकेनिज्म किस लिए यूज किया जा सकता है कि जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं, आउटपुट जो एक्शन लिए जाते हैं और उस एक्शन से जो आउटपुट निकल रहा है वो किसी लिमिट में होने चाहिए, और पहले से हमने डिटरमाइन कर रखा, मतलब स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि इन लिमिट्स के अंदर होना चाहिए वो। तो क्या वो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपने एक्शंस को कंट्रोल करें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रहा है अपने एक्शंस को। 71 which among the following is an essential step in organizing process, कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एसेंशियल स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रिंसिपल्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या इंटरनल कोऑर्डिनेशन। तो माय डिफरेंस, बिना किसी कोऑर्डिनेशन से कोई भी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन होगा सी। 72 which of the following is the advantage of sole proprietorship। आपके आसपास जितने भी दुकानदार है उनके एडवांटेजेस क्या क्या है, इजी फॉर्मेशन, वो इजीली फॉर्म किया सकता है, कोई भी दुकान खोल के बैठ सकता है बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, आज उसने
किराने की कर रखी है, कल वो हो सकता है रिचार्ज की शॉप खोल ले, हो सकता है फिर समोसे की दुकान खोल ले, तो मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके ऑपरेशंस में। मिनिमम रेगुलेशन, और रेगुलेशन में मिनिमम होता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। 73 डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, जो किसी भी इन्वेस्टर को उसको डिविडेंड मिलता है तो किस बेस पर मिलता है, पेड अप कैपिटल पर, अथोराइज पे, कोल्ड अप पर, या इश्यूड पे। भाई जो उसने पे किया उसी पर तो उसको पैसा मिलेगा, है ना, उसी पर उसको शेयर मिलेगा, उसको जो प्रॉफिट में बनेगा उसका। तो राइट ऑप्शन होगा ए। 73 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, आपने बना रखा है, आपने सिक्योरिटीज आपने इशू किए शेयर, उस पर प्रीमियम मिला आपको, तो उसके लिए आपने बनाया रिजर्व, बनाया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो उसको किस हेडिंग में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, तो उसको दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में, ठीक है। इंडिकेट्स द आइटम दैट अपीयर्स इन द सरप्लस अकाउंट, इनमें से क्या इंडिकेट करता है, कौन सा आइटम जो अपीयर होता है सरप्लस अकाउंट में। सरप्लस अकाउंट में क्या इंडिकेट किया हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके अंदर, प्रोविडेंट फंड में, तो एक तरह से किस तरह से अपीयर होगा, सरप्लस अकाउंट, उसका इंडिकेट होगा सरप्लस अकाउंट। नाउ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सॉरी प्रैक्टिकल तो नहीं है। इफ गुड्स वर्थ 10,000, गुड्स हैं 10,000 के गुड्स हैं, उनको सोल्ड किया गया किस बेसिस पे, सेल ऑन अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस ट्रांसैक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन। तो भाई साहब इसको किस पे करेंगे, उसके स्टॉक पे, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसके स्टॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ 77 ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इट्स असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। जब हम फर्म को डिसोल्व कर रहे हैं उसके एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, किस बेस पर, बुक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस, या फिर रियलाइजेबल वैल्यू। तो जब एक कंपनी को, एक पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व किया जाता है, किसी भी फर्म को डिसोल्व किया जाता है, तो उसके टाइम में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो जो उस एसेट की जो वैल्यू रियलाइज होगी उसी बेस पर ही उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। नाउ 78 एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट। जो एडजस्टमेंट एंट्री किसकी कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसको इफेक्ट करेगी, एसेट्स को, एक्सपेंसेस को। डेफिनेटली कुछ पैसा गया और ये एक तरह से एक्सपेंसेस है, और ये एसेट में क्योंकि प्रीपेड है, एक्सपेंसेस है, तो हम इनको एसेट साइड में दिखाएंगे, और ये एक एक्सपेंस था, ठीक है। नाउ 79 डेबेंचर होल्डर्स आर, जो हमारे डेबेंचर होल्डर होते हैं क्या होते हैं, वो एक बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, उनसे हमने पैसे उधार ले रखे हैं, ठीक है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। 80 आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ द डेबेंचर, मान लीजिए कंपनी ने एक रिडेम्पशन रिजर्व बना रखा था, किसके लिए, डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना रखा था, फ्यूचर में उनको डेबेंचर को रिडीम करना था। मान लीजिए उन्होंने रिडेम्पशन ऑफ द मतलब डिबेंचर का रिडीम करने के बाद भी अगर उस अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस बच जाता है, तो अब वो कह रहा है किसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था, डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो बनाया था, वो किस में से निकाला था, वो प्रॉफिट, जो बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमा रही थी उससे निकाला था, तो उसको वापस किस में डाल देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर उसमें से कोई बैलेंस बच जाता है तो। नाउ द 81 when shares are forfeited the capital account is debited with। जब मान लीजिए शेयर को फॉरफिट किया गया, मतलब जब्त कर लिया गया, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है किस बेस पर, तो जैसे आई टोल्ड यू, जो शेयर कैपिटल है, पहले तो हमने क्या किया था, उसको क्रेडिट किया था जब उनसे कॉल्स मंगवाई, लेकिन अब उनको क्या करें, कैंसिल कर रहे हैं, मतलब डेबिट कर रहे हैं। तो जो किससे करेंगे हम उसको, पहले भी क्वेश्चन आया था, थोड़े से लैंग्वेज में डिफरेंस है, कोल्ड अप अमाउंट से हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। नाउ द 82 नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर द एडजस्टमेंट 3,60,000 का, और कुछ एडजस्टमेंट करनी यहाँ पे देखिए किस किस की करनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी 20,000 की, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा 26,000 का। तो इस केस में हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो 3,60,000 हमारे नेट प्रॉफिट थे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी थी इसको तो एक्सपेंसेस है, इसको कम करेंगे, 20,000 हमने कम किए, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पहले से ही प्रीपेड दे रखा, मतलब पहले से ये हमारी एसेट प्रीपेड है, तो इसको ऐड कर देंगे 26,000 को,
मतलब 20,000 को तो यहाँ पे एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम इसको लेस करेंगे और ऐड किसको करेंगे 26,000 को। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा ए। ओके, 3,66,000 हमारे पास इसका एडजस्टमेंट आ जाएगा नेट प्रॉफिट का। 83 गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ, जो हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न, वो किस बेस पे होता है। इस पर हम क्या करते हैं, हम जो डेप्रिशिएट करते हैं फिक्स जो हमारी एसेट्स होती है कंपनी की, उनको डेप्रिशिएट करते हैं उनकी यूजफुल लाइफ से, तो ये इसी पर बेस्ड होता है। ठीक है। 84 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी, एबीसी थे 3 पर्सन है एबीसी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है यहाँ पे। रिटायरमेंट हो गया ए चला गया है, इसको क्रॉस कर दो। तो कह रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो विल बी, अब जो रिमेन्ड है कौन कौन से, ए और बी, नहीं बी और सी, अब इनका रेशियो बताइए इनको कितना क्या मिलेगा। तो माय डिफरेंस देखो, आगे फर्दर इनकी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो मतलब जो है पहले जो दे रखा था, अगर इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात जो ओल्ड था वही रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको निकालेंगे 2/5 और 1/10 ये दे रखा है, तो थोड़ा इनके हमको बेस को थोड़ा 10 बना लेते हैं इसके, तो 5 ऊपर जाएगा, सॉरी 2 और 2, तो यहाँ पे 10 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे 4/10 आया और यहाँ पे कितना आ गया 1/10, तो क्या बनेगा 4:1, तो राइट ऑप्शन क्या होगा ए। 85 अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज गोल्ड, जब हम अलॉट करते हैं किसको, ओवरहेड्स को अलॉट कर रहे हैं किसके, उनके कॉस्ट यूनिट पर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट एलोकेशन। विच मेथड ऑफ द कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स हम जाते एक तरह से सर्विस देते हैं, हमें बैंकिंग है, सर्विस है, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है कॉस्टिंग का, यूनिट मेथड, ऑपरेटिंग मेथड, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड या जॉब कॉस्टिंग, तो उसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसमें हम एक तरह से क्या होता है सर्विस दे रहे हैं, हमें सर्विस कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं यहाँ पे। 87 नॉन एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, इनमें से नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, जंगल में जाके उसकी घास को ले रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो वो नॉन एग्रीकल्चर है। इनकम फ्रॉम द फिशर्स, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है, अगर आप फिशरीज कर रहे हैं मतलब फिश का मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो रॉयल्टी इनकम ऑफ द माइंस, जो माइंस पे रॉयल्टी मिलती है वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये तीनों ही एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। नाउ द 88 सेलिंग प्राइस दे रखी है 10, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6 रुपए की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 48,000 की, तो ब्रेक इवन पॉइंट बताना है आपको। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू जो सेल थी वो सेल प्राइस अपॉन में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे निकलेगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फिक्स कॉस्ट दे रखी थी 48,000 इंटू 10, तो और कंट्रीब्यूशन 4 आया हमारा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1,20,000। इफ द करंट रेशियो ऑफ अ फर्म 2.5:1, किसी भी एक फर्म है उसका करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, तो करंट रेशियो हम जानते हैं कि करंट रेशियो जो हमारा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं करंट एसेट्स हमें दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है 2.5 और करंट लायबिलिटी दे रखी है 1, ठीक है। तो इसको क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखें यहाँ पे, तो करंट एसेट जो है वो किसके बराबर है 22.5 लायबिलिटी के, करंट लायबिलिटी के। तो क्या कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 90,000 की, तो वर्किंग कैपिटल जो हमारी होती है वो किसके बराबर होती है, जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स जो है हमें क्या दे रखी है 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी तो पहले से ही थी, और वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 90,000 की। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये करंट लायबिलिटी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो जब इसको लेस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे भाई एक करंट लायबिलिटी में से 2.5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे 90,000 तो थे ही आपके, फाइन। तो जब आप इसको CL यहाँ पे करंट लायबिलिटी निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे 90,000 को 1.5 से, तो ये यहाँ से ये जो आपका डेसिमल था ये हट जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 60,000, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा इसका सी। 90 which among the following is not the business forecasting technique,
इनमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है? बजटिंग है, बजटिंग से हम कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली बजट जो बनाते हैं फोरकास्टिंग करके ही बनाते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट को प्लानिंग करते हैं। डिटर्मिनेशन द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को, जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं वो भी एक तरह से फोरकास्ट करके ही किए जाते हैं। लेकिन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं हो सकती, ठीक है। 91 डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड, जब हम डिटरमाइन करते हैं टैक्स लायबिलिटी, किसकी कितनी लायबिलिटी बनती है किसके ऊपर, उसको बोलते हैं कर निर्धारण, असेसमेंट। 92 द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, जो हमारी मैक्रो, एक तो माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है। तो मैक्रो तो स्मॉल लेवल की होती है, लेकिन मैक्रो होल जो हमारी इकोनॉमिक्स है ऑल मतलब पूरी उसको ले लेती है, कंट्री की इकोनॉमी को ले लेती है। और माइक्रो तो किसी फर्म की बताती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स या फर्म की बताती है, इंडस्ट्री की बता सकती है माइक्रो, लेकिन मैक्रो पूरी इकोनॉमिक की बता देती है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें नेशनल इनकम भी आती है, इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है, ट्रेड साइकिल भी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 93 कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मेजर ऑफ, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो किसका मेजर होता है? वो टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो क्या होता है? राइट ऑप्शन होगा ए। Which type of data is not suited for the calculation of the Pearson correlation coefficient, जो हमारा जो पियर्सन ने कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिया था, फॉर्मूला दिया था, तो उसके अंदर कौन सा सुटेबल नहीं है, किस तरह का डाटा हम यूज नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डिनल भी किया जा सकता है, रेशियो भी किया जा सकता है, इंटरवल भी किया जा सकता है, लेकिन नॉमिनल जो डाटा होता है उसके ऊपर पियर्सन को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड यूज नहीं किया जा सकता। 95 ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका होगा कि ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू में 100, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, इसका ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। 96 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? बिजनेस से पैसे कमाए जाते हैं सर्विस देकर भी, प्रोफेशन पे, लेकिन चैरिटी से कोई भी पैसे नहीं कमाए जाते, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी। 97 इन द मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ, जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर पॉलिसी की फॉर्मेशन की जाती है, तो कौन करता है, इसके किसका पार्ट है? डायरेक्टिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का, कंट्रोलिंग का। तो मैं डिफरेंस एक तरह से जो पॉलिसीज बनाते हैं वो प्लानिंग का पार्ट होती है, ठीक है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। द लिमिट्स ऑफ द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस आर, जो कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट्स दी थी वो कितनी थी? तो वो +1 से कहां तक जाती थी हमारी? -1 तक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 99 व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, हम बाहर से हम माल मंगवाएंगे, ठीक है, मान लीजिए हमने अमेरिका से मंगवाया और इसको हमने क्या किया? इंपोर्ट किया, और आगे हम फर्दर इसको इंपोर्ट किया हमने इसको, और आगे हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, हो सकता है हमने वियतनाम में कर दिया हो, ठीक है, या फिर बांग्लादेश में कर दिया हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे, एंटरपोर्ट बोलेंगे, मतलब एंटरपोर्ट बोलेंगे इसको, कि हमने पहले इंपोर्ट किया फिर आगे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? और इसमें कोई भी वैल्यू एडेड नहीं की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। नाउ फर्दर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 व्हाट इज द थ्योरी दैट क्या है पता नहीं है, opening a country to world market gives an opportunity to utilize unemployed and underemployed resources known as, एक ऐसी थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की जो कहती है कि मार्केट को क्या किया जाता है, कंट्री को हम वर्ल्ड मार्केट में ओपन कर देते हैं कि सो दैट कि हमारे जो अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी थ्योरी होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स ये कौन सी होती है? वेंट फॉर द सरप्लस थ्योरी, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे गो थ्रू हो जाइए। वेंट फॉर द सरप्लस इज द थ्योरी दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द एडम स्मिथ, ये हमारे इकोनॉमिक के फादर थे, इन्होंने दी थी ये, और इसको रिवाइज किया गया था, कुछ इन्होंने नाम पता नहीं अजीब सा है। The theory states that when a country produce more, मान लीजिए कंट्री है ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, उसकी हो सकता है कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो उस केस में क्या करेगी? अपनी मार्केट को ओपन कर देती है फर्दर कंट्रीज के लिए, आउटसाइड कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101 द प्रैक्टिस ऑफ appearing regarding contingent liability in the accounting statement is in,
जो भी है ये, मैं इसको समझने की कोशिश यहाँ पे कीजिए कि ऐसी प्रैक्टिस किसमें हम जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होती हैं अकाउंटिंग में उसको कहाँ दिखाते हैं, उसका पर्पज क्या होता है। जो हमारे अकाउंटिंग लायबिलिटी कॉन्टीजेंट जो लायबिलिटीज होती हैं उसको हम बैलेंस शीट के किस में दिखाते हैं, फुटनोट में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, किस किस कॉन्सेप्ट के बेस पर दिखाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्यों दिखाते हैं, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, क्योंकि हम उसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर में इस तरह की लायबिलिटीज को हम फेस कर सकता है बिजनेस। ठीक है, नाउ द 102 कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन। जो हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है किस पर एप्लीकेबल है, तो बिना किसी डाउट के हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं, मेकिंग प्रोविजन फॉर द डेट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कि कंपनी है वो अपने फर्दर उनको लगता है कि हमारे जो डेटर्स होते हैं वो हमारे हो सकता है पैसे ना दें, तो उस केस में वो प्रोविजन बनाती है बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स का। 103 इफ अ शेयर 10, एक शेयर है 10 रुपए का, ऑन विच कितने 6 रुपए मंगवाए गए, ऑन विच 6 हैज बीन पेड, 6 पे हो गए। 10 रुपए के शेयर से 6 रुपए मिल चुके हैं हमें। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए उसमें मिल चुके हैं और उसको फॉरफिट किया गया। इट कैन बी इशूड एट मिनिमम प्राइस। अब इसको कितने मिनिमम प्राइस पर री इशू किया जा सकता है। तो माय डिफरेंस, अगर इसको 6 रुपए मिल चुके हैं तो मतलब 4 रुपए तक इसको हम आगे मिनिमम प्राइस एटलीस्ट हो सकता है उसको हम कर, तो हम उसको 12 पे भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम प्राइस पूछा है तो उसको एटलीस्ट हम 4 रुपए तो हमें उसके, क्योंकि हमें 4 रुपए यहाँ से नुकसान हो रहा है ना कि हमें 10 रुपए की चीज थी 6 ही मिले हैं, तो एटलीस्ट 4 तो चाहिए ही चाहिए हमें। फर्दर उसको हम हो सकते हैं 8 पे भी सेल कर दें, इशू कर दें, या फिर 12 पे कर दें, कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 4 तो होना ही होना चाहिए उसके ऊपर ना। 104 अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोज। जो माल्थस थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन होती है कैसे ग्रो करती है। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा था जो पॉपुलेशन होती है वो तो ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है और जो फूड होता है वो अर्थमेटिकली ग्रो करता है। नाउ 105 प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेशन ऑफ द। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है किससे रिलेटेड होता है, डेफिनेटली कितना आप इनपुट डाल रहे हो और उससे कितना आउटपुट निकल रहा है, उसी से प्रोडक्शन फंक्शन हमारा रिलेशन बताता है। ठीक है, 106 अब परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय। परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है, जब टू वेरिएबल्स के बीच में जब रिलेशनशिप होती है, तो मतलब वो लिमिट होती है हमारी रिलेशनशिप। लिमिट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि +1 से ये -1 के बीच में होती है। ठीक है, तो जब +1 होता है तो यहाँ पे परफेक्ट उनके बीच में उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, 107 इंडेक्स फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज। किसी भी बेस पीरियड के लिए जो इंडेक्स नंबर लेते हैं तो कितना लेते हैं, उसको 100 लेकर चलते हैं। इफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर 121, लेस्पियर का 121 दे रखा है, पास्चे का दे रखा है 144, फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यहाँ पे देखिए, लेस्पियर का है 121 और पास्चे का कितना है 144। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 132। इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो 109 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबायस्ड पॉइंट, पता नहीं क्या है, estimate and the corresponding population parameter is known as। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है, अनबायस्ड के बीच में और कोरस्पेंडिंग पॉपुलेशन के बीच, पैरामीटर्स के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, वो क्या एक तरह से क्या होता है, सैम्पलिंग एरर। 110 क्वेश्चनर सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट। जो हम क्वेश्चनर मेथड यूज करते हैं वो किस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, क्या टर्टरी मतलब तृतीय, सेमक, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ये इस तरह का इससे हम जो क्वेश्चनर फिलअप करवा के जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक तरह से प्राइमरी डाटा होता है। नाउ द 101 अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज, मतलब ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो एक तरह से क्या होती है, हमारी एसेट होती है। मतलब हम पहले उसका काम कर चुके हैं, हमें अर्न हो गई है, लेकिन सामने वाले ने अभी हमें पे नहीं किया है, उसको बोलते हैं एसेट। वो कभी तो पे करेगा ना, हमारा डेटर है। नाउ 112 एडवांस्ड मनी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इन फ्यूचर इज एन। मान लीजिए आप
आपने किसी को गुड सप्लाई करने थे और उसने आपको एडवांस पैसे दे रखे हैं और अभी आपने किया नहीं है, तो एक तरह से क्या होगी, क्या इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, करंट लायबिलिटी होगी, करंट एसेट होगा। तो वो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपने उसका भी जो काम करना था जो आपने पूरा नहीं किया है उसको, वो आपकी एक लायबिलिटी है कि आपने पैसे तो ले लिए, अमाउंट तो ले चुके हैं उसकी, लेकिन अभी आपने उसको सर्विस नहीं दी है या गुड्स नहीं दिए हैं। नाउ 113 सेल्स बजट इज अ, सेल बजट कैसा बजट होता है, फंक्शन बजट होता है, मास्टर होता है, एक्सपेंडिचर होता है या फिर नन ऑफ दिस। तो माय डिफरेंस ये सेल्स बजट एक फंक्शनल बजट होता है। फाइन। 114 द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ, जो हमारे जिसके किसके बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, फिक्स्ड में और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस होता है, सिग्निफिकेंस बता रहा है, तो किसमें हेल्पफुल करते हैं, क्या फ्लेक्सिबल बजट में, मास्टर बजट में, कैश बजट में। तो माय डिफरेंस इससे हमारा बजट है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें हेल्प करते हैं। 150 इफ मशीनरी आवर्स आर 8000, किसी मशीनरी के जो आवर्स दे रखे हैं वो 8000 दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन, और ये एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने कर रही है, 8 रुपीज, 8000 घंटे 8 रुपए के ऑब्जर्व वो कर रही है, ओवरहेड लग रहे हैं इसके ऊपर। द अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड, अब इनका कितने लगेंगे, मतलब एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे, तो पर आर के 8 रुपए दे रखे हैं और आर कितने काम कितनी करती है वो घंटे 8000, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी। 116 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, माय डिफरेंस काफी लंबी हमारी वीडियो हो गई क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा थे और आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा। अगर आप रियली में सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन में तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस करने होंगे, एनालाइज करने होंगे, क्योंकि आप फेस भी तो 120 तक करने वाले हो, 125, और इवन जो DSSB है उसके अंदर तो कैंडिडेट्स जो फेस करेंगे वो तो 200 क्वेश्चंस MCQs को फेस करने वाले हैं, अब तो फिर भी 125 तक करोगे, ठीक है। तो DSSB वालों को तो और भी ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि उनको 200 MCQs फेस करने पड़ेंगे। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं किस पे बेस होते हैं, प्रैक्टिकबिलिटी पे, सब्जेक्टिविटी पे, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग। तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी या कह सकते हैं प्रैक्टिकबिलिटी पर ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। 117 द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, लिक्विडिटी और रिस्क के बीच में जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है, तो हमारा डियर फ्रेंड्स क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं एक दूसरे के बीच में ये। 118 द लिमिट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, ये नए उसके लिए 2013 के अकॉर्डिंग दे रखा है यहाँ पर, तो कितने होते हैं 200, मतलब जो 2013 कंपनीज एक्ट जो आया है 213 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनीज के अंदर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं और पब्लिक के अंदर अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। नाउ 119 नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे ऑन, जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है किस पर सर्वे कर सकता है, वो सोशल इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पे कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स पे भी सर्वे करता है, डेमोग्राफिक इश्यूज पे भी वो सर्वे करता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। 120 if the value of a firm if the value of any regression coefficient is 0, मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है किसकी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की 0, देन द टू वेरिएबल्स आर, इसका मतलब उनके बीच में कोई वो नहीं हो रहा, रिग्रेशन नहीं है, तो इसका वेरिएबल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, मतलब एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि उनके बीच में क्या दे रखा है, आपने यहाँ ऑलरेडी बता रखा है कि उनकी वैल्यू क्या है, 0 है, इंडिपेंडेंट हो गई है। 121 मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है किस तरह के डाटा पर डील करती है, देखिए यहाँ पे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पर डील करती है, जो फाइनेंशियल होती है वो केवल क्वांटिटेटिव पे करती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पर करती है। फाइन। 122 होलसेलर एज एन इंटरमीडिएटरी इज लिंक्ड बिटवीन, जो होलसेलर होता है किसके बीच में लिंक करता है, ये प्रोड्यूसर है आपका, ठीक है, और यहाँ पे ये होलसेलर है यहाँ पे,
ये बीच में किसके, कस्टमर यहाँ पे है, तो बीच में किसके, कस्टमर और रिटेलर के बीच में, ठीक है, मतलब कस्टमर तक पहुंचने के लिए यहाँ मीडिएटर कौन है, होलसेलर है। तो ये किसके बीच में काम कर रहा है, आपके यहाँ पे रिसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में काम कर रहा है ये कौन, होलसेलर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मीन। कह रहा है इनमें से ज्योमेट्रिक मीन के बेस पर कौन सा इंडेक्स नंबर है, लास्प्रे, फिशर्स, पास्चे या फिर बोले। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 123 का वैसे तो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर तो डिपेंड करता है, हमारा बी आना चाहिए वैसे तो, है ना, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान नहीं है। आई थिंक फिशर्स इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन पर काम करता है, जीएम पर हमारा। 124, when average cost falls as a result of increase in the output, the marginal cost is। कह रहा है जब एवरेज कॉस्ट हो रही है क्या, नीचे गिर रही है, उसकी वजह से रिजल्ट, किसके रिजल्ट से, इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है, द मार्जिन कॉस्ट, उस बेस पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। जब एवरेज कॉस्ट नीचे गिर रही है, फॉल हो रही है, किसकी वजह से, आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगी, मोर देन एवरेज कॉस्ट, लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो क्या होगी हमारी, लेस देन एवरेज कॉस्ट। 125, व्हेन द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, इनमें से नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से हैं, टैरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, तो जो हमारे नहीं है पूछा है, नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो नहीं है, तो मतलब है कौन कौन से, हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स अगर लगा देती है कस्टमर, सॉरी हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री, तो एक तरह से वो नॉन टैरिफ है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ लगा देती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर, तो वो भी नॉन टैरिफ बैरियर है। और एड वोलरेम ड्यूटीज जो लगाती है वो भी नॉन टैरिफ में आती है, लेकिन वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन करती है, ये किस में आती है, हमारी टैरिफ बैरियर्स आते हैं। जैसे कि मैं थोड़े से एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए कोई हमारा देश था, हमारी कंट्री थी, इंडिया ने एक हाइड्रोक्लोरोक्विन करके एक दवाई थी अपने, जब ये कोरोना अपने यहाँ पे आया था ऑल ओवर इंडिया, जब पेंडेमिक बन गया था उस केस में, तो हमारी कंट्री ने क्या किया था, हमें लगा था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन है ये मतलब हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि ज्यादा लोग बीमार होंगे उस केस में, तो सरकार ने क्या उसको बैन कर दिया कि जो कंपनी जो वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अदर कंट्रीज में। उस वजह से जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उसने हंगामे भी मचाया था, है ना, कि भाई आपको देनी पड़ेगी। तो उस केस में हमने क्या किया था, मतलब एग्जाम्पल है एक तरह से, क्या है, नॉन टैरिफ का एग्जाम्पल है कि नॉन टैरिफ बैरियर है कि हमने अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर, कोई कंट्री अपने ही प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट करने में रिस्ट्रेन कर देती है, मतलब उस पर क्या कर देती है, प्रतिबंध लगा देती है, तो उसको क्या कहते हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर है ये, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, काफी लंबी हो गई और मैं भी बाइक को थक चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।